Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Today I am going to discuss the daily Hindu analysis, the Hindu analysis of February 11th 2022. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. So friends, आज के जो कुछ important न्यूज़ हैं वो एक तो जो कर्नाटका में जो हिजाब केस चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं एंड सुप्रीम कोर्ट का हम देखेंगे आगे के पेजेस में व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अभी इंटरवीन नहीं कर रहा है and certain important questions has also been raised, and then we will also see about the change in the vaccination policy. जो international travelers जो हैं उनको अब कुछ रियायतें दी हैं, so we will understand कि ये रेसिप्रोसिटी क्या होता है, कौन से वैक्सीन है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज किए गए हैं उन्हें कौन बना रहा है. So we will see all those. Along with that we will also study about the mRNA vaccine. कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया इज़ मैन्युफैक्चरिंग इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन. तो कौन बना रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको फंडिंग कर रही है और कौन कौन से mRNA वैक्सीन्स हैं वर्ल्ड में एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ mRNA वैक्सीन. सो वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वाड वंस अगेन. नाउ द नेक्स्ट इज दैट वी विल सी ऑन द पेज ऑफ एडिटोरियल्स. हम थोड़ा सा आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स के पेज में भी वो इम्पॉर्टेंट है. एंड एक आज दो एडिटोरियल्स आए हैं बहुत ही अच्छा. एक तो हरियाणा का जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो बिल है जिसको पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने अभी जिस पर स्टे लगाया है उससे रिलेटेड हम न्यूज़ करेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द न्यूज़. जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज पहला, दैट इज़ नो क्वारंटाइन फॉर ट्रेवलर्स फ्रॉम 82 नेशंस. तो यहाँ पे फरवरी 14 से जो कंपलसरी ऑन अराइवल टेस्टिंग होगा दैट हैज़ बीन डन अवे विद. ओके, सो 82 कंट्रीज से जो लोग आते हैं अब उनके लिए कंपलसरी क्वारंटाइन नहीं होगा. नाउ देयर विल बी अ क्वारंटाइन फ्री एंट्री. पहले क्या था, देयर वाज 7 days क्वारंटाइन. नाउ देयर विल बी नो 7 days क्वारंटाइन हियर. सो देयर विल बी नो क्वारंटाइन ओवर हियर. सो अभी यहाँ पे क्या होगा, सो नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज़ कि अभी जो है पूरा एक रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे है. रेसिप्रोसिटी के बेसिस क्या मतलब होता है कि द कंट्रीज देयर इज़ द म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ बोथ द कंट्रीज. ओके, तो जो वहाँ पे जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है और यहाँ पे जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है दोनों के बीच में जो है एक म्यूचुअल रिकग्निशन होता है. बोथ द कंट्रीज recognize the vaccines and it is recognized by the World Health Organization. Okay, now the next is कि इस move का importance क्या है. So if you will just see the travel industry which is facing a turmoil, the travel industry, तो अब वो जो है उनको एक so for the travel industries, so what has happened for travel industries कि इस क्वारंटाइन के रूल से जाने के बाद okay, so now there can be frequent air travels between the 82 countries and India, and which is going to boost the aviation sector and to create the employment opportunities. तो इस 82 countries के ऊपर at risk tag था. तो at risk tag का मतलब होता है कि whenever the travelers are coming from these 82 countries they had to go for mandatory RT-PCR test at airport और 7-day quarantine. Now इसकी वजह से क्या हो रहा था कि एयरपोर्ट पे क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था. ओके, एंड नाउ दैट थिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अपलोडिंग द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ ऑफ फुल वैक्सीनेशन. ओके, अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्ट है वो अभी भी कंटिन्यू होगा, विच विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन 2% ऑफ द पैसेंजर्स इन एयरक्राफ्ट. नाउ coming to the vaccines in India, अगर हम देखेंगे the vaccines which have been recognized in India for which have been given the emergency use license in India are Covishield, Covaxin, Sputnik, Sputnik Light, Corbevax, Covovax, Zycov D and Johnson and Johnson single dose. पर ये अभी यूज़ में नहीं है. तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन जो हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में. देन स्पुटनिक and Sputnik Light, which is manufactured by Gamaleya Research Institute of Moscow and Russian Direct Investment Fund जो है इसकी मार्केटिंग करती है. इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज को मिला हुआ है इसकी मार्केटिंग करने को लाइसेंस. देन कमिंग टू कोर्बेवैक्स, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बायोलॉजिकल ई
and Covovax, it is manufactured by Serum Institute of India. And if you will just see ZyCoV-D, it is the first DNA vaccine of the world, 3-dose vaccine है और it is manufactured by Zydus Cadila. Now coming to mRNA वैक्सीन, मैसेंजर RNA वैक्सीन. तो मैसेंजर RNA वैक्सीन में mRNA जो होता है, मैसेंजर RNA, it is a protein molecule. Now this protein molecule is used to produce immune response. तो क्या करते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं बॉडी के अंदर adaptive immune response. What this is known as adaptive immune response. Adaptive immune response. Now this adaptive immune response जो है, it teaches the body cell, जो बॉडी में हमारे सेल होते हैं, they teach them how to identify and destroy the corresponding pathogens. Okay, so mRNA वैक्सीन जो हैं ये खुद एंटीबॉडीज कभी प्रोड्यूस नहीं करते, ये they teach the cell to produce the antibodies when they are attacked by the virus. So this mechanism is called as adaptive immune response. So India's first mRNA vaccine जो है, it is to be developed by Genova Biopharmaceuticals. So India's first mRNA vaccine is to be produced by Genova Biopharmaceuticals and it is funded by Department of Biotechnology. Now अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो mRNA vaccines जो हैं, Pfizer and Moderna, they were also the mRNA vaccine, but there is difference between the mRNA vaccine of India and others. जो इंडिया में जो mRNA vaccines होगा, they can be stored at normal refrigeration temperature, but जो Pfizer and Moderna का जो mRNA था, they required a sub-zero temperature to survive. Now एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया है राज्यसभा में, पार्लियामेंट्री पैनल ने रिपोर्ट टेबल किया है जो कह रहा है कि देयर आर 648 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री दैट डू नॉट हैव टेलीफोन्स. इसमें से अगर हम उत्तर प्रदेश देखेंगे, यहाँ पे 75 पुलिस स्टेशन हैं, जम्मू कश्मीर में 79 पुलिस स्टेशन हैं, पंजाब में 69 हैं. अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का देखें तो 141 इन असम, 54 इन अरुणाचल प्रदेश, 64 इन मणिपुर, 62 in Meghalaya and 36 in Nagaland. They do not have telephone connection. उसके साथ साथ 257 police stations हैं that do not have vehicles and 143 did not have wireless sets. Okay, now this report was drafted by Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. जो standing committee होती है, they are a permanent committee. Okay, उसके बाद there are concerns that even after 15 years, only 17 states have enacted the Model Police Act 2006. Now, coming to the appointment, ये एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिसके बहुत ज़्यादा हैं. So, Justice Munishwar Nath Bhandari, who was earlier the acting Chief Justice of the Madras High Court, is now appointed as the Chief Justice of Madras High Court. So as you can see that he has taken over as the acting Chief Justice of the Madras High Court after the transfer of Justice Sanjeev Banerjee to the Meghalaya High Court. तो देखिए दो नाम इसमें important हैं, एक जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी and the next is Justice Sanjeev Banerjee. तो ये दोनों important है from the exam point of view. So जो who was the Chief Justice of Madras High Court before Munishwar Nath Bhandari? So the name is Justice Sanjeev Banerjee. Now Justice Sanjeev Banerjee is the Chief Justice of Meghalaya High Court. Now the next is the Supreme Court says that it is too early to intervene in Karnataka hijab controversy. तो जो कर्नाटका में जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इज लुकिंग इन द इशू एंड इज टू बी गिवन टाइम बिफोर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन. सो नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम February 2020 when the Supreme Court had upheld the decision of the Sabrimala Review Bench and it referred to a 9-judge bench question on the ambit and scope of religious freedom practiced by multiple faith. उसके बाद अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस देखेंगे तो जो फ्रेम हुआ है and it has to be decided by this 9-judge bench was that what is the scope and ambit of religious freedom under Article 25 of the Constitution. उसके साथ साथ जो Article 26 और Article 25 में what is the relation and whether religious denominations are subject to fundamental rights. Then
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्म मोरालिटी, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 25 और 26 में that the freedom of religion is there is a ground of restriction, that is morality. So what is the scope or what is the definition of this morality in articles 25 and 26? The next is what is the ambit and scope of judicial review of article 25. उसके साथ साथ कोर्ट को ये भी बोला गया है that what is the meaning of the phrase sections of Hindus under article 25 2b. The next is a very important information कि 1954 में एक केस था शिरूर मठ केस. तो यहाँ पे 7 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दे हैड गॉन इनटू द इशू ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो इस 1954 जजमेंट में जो टॉप कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट वाज दैट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ रिलीजन एंड इट इज प्राइमरली टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट रिलीजन इटसेल्फ. नाउ आर्टिकल 25(2)(a) में यहाँ पे स्टेट्स पावर टू रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट स्टेट वाज नॉट मेंट टू रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस बट द प्रैक्टिसेस could only extend to religious practices and activities that are economic, commercial और political in character. मतलब जो कोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस है या जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो डॉक्ट्रिन पे बेस्ड हैं उन्हें रेगुलेट नहीं कर सकता, बट जो इकोनॉमिक, कमर्शियल या पॉलिटिकल कैरेक्टर के हैं उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है. द नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़. ओके, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्वाड, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ क्वाड. ओके, एंड दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट इन यूक्रेन रशिया क्राइसिस. तो फ्रेंड्स, हम पहले से ही रशिया यूक्रेन क्राइसिस करते हुए आ रहे हैं, तो उसका ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है. अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट इज दैट रशिया एंड बेलारूस they are going to carry out the military drills and Russia has already has prepared for this joint exercise by deploying S-400 air defense system. Now what is this S-400 defense system? It is a aerial defense system. अभी इंडिया ने भी इसकी डिलीवरी ली है फ्रॉम रशिया. चाइना हैज़ ऑलरेडी टेकन इट, टर्की हैज़ ऑल्सो टेकन इट. इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है. You can find it on the YouTube channel of Manu Law Classes Private Limited, and in that video I have also discussed in detail the difference between S-400, Triumph and Iron Dome and what are the advantages with S-400. Along with that I have already discussed that why India requires it, especially related to two-front war. So please watch that video for detailed explanation of S-400. So now if you will just see कि अभी इसका जो बैकग्राउंड है, तो हम देखेंगे कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ही वाज ऑन विजिट टू 2 कैपिटल, दैट इज कीव कैपिटल ऑफ यूक्रेन एंड देन टू क्रेमलिन और मॉस्को इन रशिया, एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक टू रिजॉल्व यूक्रेन क्राइसिस. बट नाउ रशिया हैज़ लॉन्च्ड अ बेलारूस मिलिट्री ड्रिल्स एंड यूक्रेन हैज़ डिनाउंस्ड दिस एक्सरसाइज दैट रशिया इज क्रिएटिंग अ psychological pressure. France has termed this as a very violent gesture. Along with that, along with this S-400, Russia has also sent 6 warships through the Bosphorus Strait for naval drills in the Black Sea and the Sea of Azov. Now the Black Sea, which is surrounded by Russia, Georgia, Turkey, Ukraine. Okay, it is very important channel of trade, especially for Russia. And Sea of Azov. तो अगर हम देखेंगे Sea of Azov, so Sea of Azov, it lies between Crimea and Russia. The next is about the Quad. So Quad, it is a quadrilateral strategic dialogue between 4 countries, that is US, India, Japan and Australia. So now see, if you will just see over here that they are the 4 leaders, they are meeting in Melbourne for a meeting on Friday और विद देयर काउंटरपार्ट्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटनी ब्लिंकन, ही इज मीटिंग हिज 3 काउंटरपार्ट्स. नाउ द क्वाड, इट फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन. नाउ
See this paragraph. The Indo-Pacific is the fastest growing region in the world and it accounts for 2/3 of global economic growth over the past 5 years and it is home to half the world's population. Okay. Then he says that what is the priority of Quad in Indo-Pacific region? So it is climate change, COVID-19, because क्वाड का एक वैक्सीन इनिशिएटिव है जहाँ पे दे आर गोइंग टू सप्लाई 1.2 बिलियन डोजेस ऑफ COVID-19 वैक्सीन to the Indo-Pacific countries. Out of that, 1 billion has to be supplied by the end of 2022. Now over here, the countries, they are saying that we need coalition of countries willing to put their efforts, their sources, their minds into tackling this problem. Okay. Now एक क्वाड तो ये है, एक न्यू इकोनॉमिक क्वाड है, न्यू इकोनॉमिक क्वाड. Now what is this new economic quad? This new economic quad consists of 4 countries: US, India, UAE and Israel. Now from economic page we have 2 important issues to be discussed about the Monetary Policy Committee and about the cryptocurrency. Now about the Monetary Policy Committee, monetary policy has retained its accommodative stance. It has retained its accommodative stance on monetary policy. ओके, इसका मतलब जो रेपो रेट है उसको 4% पे ही रख दिया गया है. ओके, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है. बट इफ यू विल जस्ट सी इन्फ्लेशन, ओके, इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट रीचिंग 6%. ओके, तो जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इट्स अराउंड मोर देन 5%, और जो हाईएस्ट लेवल है इन्फ्लेशन का दैट हैज़ टू बी 6%, नॉट मोर देन दैट. बट RBI has maintained its accommodative stance basically on 2 things. The first is to support the growth. Why? क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, they are still below, their growth is still below the desired level. Second is कि RBI ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन जो हम देख रहे हैं जो बढ़ते हुए जा रहा है, it is still at the जो इन्फ्लेशन है जो बढ़ते हुए जा रहा है, इट इज स्टिल एट द प्रोजेक्टेड लेवल, कि जैसा आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही इन्फ्लेशन जा रहा है. और आरबीआई को, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू मॉडरेट व्हेन द कॉस्ट प्रेशर विल व्हेन द इनपुट कॉस्ट विल मॉडरेट इन द इकोनॉमी. द नेक्स्ट इज क्रिप्टोज आर अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो हमने यूनियन बजट 2022-23 किया था. So we did Union Budget 2022-23. There, a 30% tax has been levied on digital asset transaction. Secondly, there is a cryptocurrency bill which prohibits transaction in private cryptocurrencies, but it facilitates a digital currency from central bank, which is called as CBDC, which will be rolled out in this financial year. Now, RBI Governor Shaktikanta Das has said that cryptocurrencies are threat to country's financial stability and they don't have underlying value. Okay. The next is that RBI is working on to introduce its own central bank digital currency. The next is RBI extends liquidity window for healthcare sector. So the Reserve Bank of India has proposed to extend the term liquidity facility. जब हम कहते हैं ना term liquidity, इसका मतलब कि जो उसका टाइम पीरियड है वो डिफाइंड है. So the term liquidity facility of rupees 50,000 crore to the emergency health services by 3 months till June 30, 2022. लास्ट ईयर मई में RBI ने ये ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो खोला था फॉर रुपीज़ 50,000 एट रेपो रेट विद टेनर्स अप टू 3 years. जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स होता है, तो देखिए इसका भी टाइम लिमिट फिक्स है कि दे कैन बोरो, एनी हेल्थ केयर सेक्टर कैन बोरो दिस अमाउंट एट रेपो रेट. रेपो रेट मतलब कि अगर रेपो रेट 4% है तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 4% होगा. ठीक है.
इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट इज एट पार विद रेपो रेट, तो इसका मतलब समझो कि बैंक के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है. नाउ द एम वॉज टू बूस्ट प्रोविजन ऑफ इमीडिएट लिक्विडिटी फॉर द रैम्पिंग अप COVID-19 रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन द कंट्री. नाउ दिस स्कीम banks were expected to create a COVID-19 loan book. मतलब how much banks are giving for creating health infrastructure related to COVID-19. Now friends, again we will read this news. Frozen by uncertainty. So यहाँ पे यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है which is chaired by the RBI governor, that they have again given more focus on reviving growth. अगर हम बात करेंगे कि सम ऑफ द रीजंस, सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट बोथ द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ मोमेंटम इन द वेक ऑफ ओमिक्रॉन वेव एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द रिकवरी हैव बिकम इवन मोर रिस्की बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी. उसके साथ साथ प्राइवेट कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशन विच इज़ द मेन स्टे ऑफ डोमेस्टिक डिमांड. इंडिया में क्या हो रहा है अभी, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो अभी भी प्री कोविड लेवल के नीचे है. दैट्स वाई द डिमांड इज़ वेरी लो. मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, देयर इज़ अ जॉब लॉस, देयर इज़ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो बिकॉज ऑफ दैट द डोमेस्टिक डिमांड इज़ लो, इट मीन्स द प्राइवेट कंजम्पशन इज़ लो. सेकेंडली, प्राइवेट कंजम्पशन में रूरल डिमांड का बहुत ज़्यादा रोल होता है. बट अगर हम मनरेगा का एलोकेशन देखेंगे तो इट हैज़ बीन लाइक increased by 25%. So because of that the economy is seeing very less traction currently. उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि there is a persistent increase in commodity prices internationally. उसके बाद एक volatility है, मतलब कि ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है. अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है. कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया है एंड देयर इज़ अ ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक्स. इसका मतलब सिंपल है कि इनपुट कॉस्ट करेंटली इज़ वेरी हाई विच इज़ द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया. उसके बाद अगर हम देखेंगे जीडीपी एक्सपांशन अगले साल 2022-23 में इट इज़ मार्क्ड लोअर, दैट इज़ 7.8% व्हेन इट वाज, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे में बात करें तो इट इज़ 8 to 8.5%. इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है जो मार्च में ख़त्म होने वाला है, here the growth projected by RBI was 9.5%. उसके साथ साथ जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ओके, यहाँ पे भी जो है रिवाइवल होने की ज़रूरत है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ये भी सफ़र कर रहा है. सो देयर आर टू डाउन स्लाइड्स इन द इंडियन इकोनॉमी. एक तो लो ग्रोथ ऑफ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव कंपोनेंट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, इन द इकोनॉमी. अगर अब हम देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन तो ये 5.7% है. तो जैसा कि मैंने कहा कि जो आरबीआई है उसका इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4% ±2% होता है, मतलब 2% to 6%. सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू 6%. ओके, इफ़ इट ब्रीचेज द 6% मार्क इट मीन्स कि टारगेट को ओवरशूट कर गया है इन्फ्लेशन. फाइन. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस. सो RBI governor has acknowledged that hardening of global crude oil prices, hardening मतलब बढ़ना प्राइस का, it is a major risk to inflation currently. Now what can be the positive side which RBI is expecting? RBI is expecting in the future that in future this inflation will come down mainly because of softening in vegetable prices, improving prospects of food grains production. Okay, that means that is going to improve the inflation outlook. but यहाँ पे अगर एक हम ध्यान दें कोर सेक्टर पे, कोर सेक्टर और कोर इन्फ्लेशन, सॉरी नॉट कोर सेक्टर, कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड किया जाता है while calculating the inflation. it is still very high. The next is an MSP scheme to transform Indian agriculture. तो यहाँ पे MSP स्कीम की बात हो रही है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस.
तो यहाँ पे जो एक सेंट्रल थीम है इस पैसेज का, दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, कि प्राइस को कैसे स्टेबलाइज रखा जाए, कैसे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो जो प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है इन इंडिया, इट इवॉल्व व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाज पास्ड इन 1995। द एम ऑफ दिस बिल वाज टू काउंटर द प्राइस राइज ड्यू टू स्पेकुलेशन and private trading, and then MSP was introduced in 1960. Then a buffer stock policy was also introduced which aimed at public storage of food grains for market intervention. Market intervention का यहाँ पे मतलब होता है कि public storage मतलब the Food Corporation of India, which is a government corporation, it will make the buffer of food grains, and whenever there will be a price rise in the market, so the government will release the buffer stock in the market to bring the price down. So these were some of the mechanisms which had been established. Second was sale of storing the procured surplus for sale through the public distribution system at issue price. मतलब PDS के थ्रू फूड ग्रेन्स को सेल करना एट फेयर प्राइस और एट इशू प्राइस। ओके, एंड मार्केट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज द प्राइस। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो MSP था वो किसी किसी क्रॉप्स पे ही अवेलेबल था। सो व्हाट हैपेंड विद दैट फार्मर्स दे मूव टूवर्ड्स इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप, स्पेशली व्हीट एंड राइस एंड शुगर केन, एंड अराउंड 20 क्रॉप्स दे वर लेफ्ट आउट फ्रॉम द MSP। तो अब इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें एक तो MSP का जो बैंड है उसको बढ़ा देना चाहिए। इट हैज़ टू बी अनाउंस्ड ऑन ऑल द 23 क्रॉप्स। उसके बाद ये जो 23 क्रॉप्स पे MSP अनाउंसमेंट होगा, इसको प्रोक्योर कौन करेगा? क्या इसका सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होना चाहिए? बट सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट इज़ वेरी हाई, सो वी शुड मूव टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट से क्या होगा, एक तो लोकल क्रॉप्स भी MSP में इंक्लूड हो जाएंगे, देयर विल बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देयर विल बी लेस कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोक्योरिंग द फूड ग्रेन्स, एंड देन देयर विल बी प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल फार्मर इनकम। द नेक्स्ट इज लोकल जॉब्स दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हरियाणा का जो एक है बिल, दैट इज कॉल्ड एज हरियाणा स्टेट Employment of Local Candidates Act, which says that the 75% of jobs in the private sector in the state should be reserved for local residents, those jobs which are paying up to rupees 30,000. Certain industries which has been exempted from this are information technology, new startups, short-term employment like farm labor, domestic work, and motions and transfers. Now, this act was enacted in February 2021 and was brought into effect in January 2022. अब इससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? लास्ट वीक पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट हैज़ एडमिटेड अ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट एंड हैज स्टेट द इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इस इशू को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ यू विल सी, अलॉन्ग विद हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव ऑल्सो पास्ड द सिमिलर बिल्स। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रेज होता है, दैट इज फर्स्ट इज Article 19(1)(g) of the Constitution, which guarantees freedom to carry out any occupation, trade or business। ठीक है, अब हमको प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से प्राइवेट सेक्टर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ओके, और related to professional or technical qualifications or to reserve a sector for government monopoly। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हरियाणा का एक्ट है, it has given it provides that the private sector business should reserve 75% of lower end job for locals encroaching upon their right। then अगर हम कुछ important cases को देखेंगे, then in 2002 there was a TMA Pai Foundation Court, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव ऑटोनॉमी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। देन इन 2005 वी अगेन हैड अ केस, दैट इज PA इनामदार केस, वेयर
Supreme Court had ruled that reservation cannot be mandated on educational institutions that do not receive financial aid from the state. Okay, because this would affect the freedom of occupation. Similarly, from the Article 19(1)(g). Now, the second is the provision of reservation due to by virtue of domicile or residence may be unconstitutional. The article is saying. Now, why the author is saying so? So, author discusses Article 16 of the Constitution, which provides for equality of opportunity for all citizens in public employment. फर्स्ट थिंग. सेकेंड कि यही आर्टिकल 16 ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन सर्टन ग्राउंड्स. ये ग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. दैट इज प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस. बट इट परमिट्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ दैट रिक्वायर्स रेसिडेंस विद इन अ स्टेट फॉर अपॉइंटमेंट टू अ पब्लिक ऑफिस. पर यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने का है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिजर्वेशन जो दिया जा सकता है ओके ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, इट इज़ ओनली फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब. तो जो हरियाणा का जो बिल है, इट इज़ रिक्वायरिंग प्राइवेट सेक्टर टू हैव 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट. सेकेंड, दैट अगर ये लॉ बनाना भी है तो दिस इज़ द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू मेक सच लॉ, नॉट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. उसके बाद द सेकेंड इज़ कि रिजर्वेशन जो हैं हमारे यहाँ पे कि क्या 75% परमिटेड है रिजर्वेशन देना. तो इसके लिए अगर हम इंदिरा सावनी केस को देखेंगे 1992 में, सो ओवर हियर द कैप ऑन रिजर्वेशन इज जस्ट 50%, बट इन हरियाणा द केस इज अराउंड 75%. देन व्हाट इज़ द फॉल आउट ऑफ सच एक्ट्स. तो अगर हम देखेंगे ये हरियाणा का जो एक्ट है, इट डज नॉट फर्दर द कास्ट रूल, बिकॉज यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है इट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. बट जो है कि जो प्राइवेट सेक्टर पे जो रिजर्वेशंस का जो परसेंटेज डाला गया है, दैट शुड नॉट बी हायर देन द लिमिट्स ऑन द पब्लिक सेक्टर. द नेक्स्ट इज कि जो ये लोकल लॉज हैं, मतलब जो स्टेट्स ने जो लोकल लॉज पास किया है, व्हाट कैन बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ दैट. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ दैट इज दैट these laws questions the conception of India as a nation, because the constitution है, it conceptualizes India as one nation with all citizens having equal right to live, travel and work anywhere in the country. Now the state's law goes against this vision. The second is the economic fallout. ये सबसे important है that there would be adverse economic implications of such policies. क्यों? Because what will happen is that if fewer jobs are available, suppose there is a person in Bihar who is not finding employment in Bihar and he wants to come to Haryana for work, then that person is not going to find work in Haryana because 75% of the low paying job is going to the local candidates. So that person will be trapped in the states. So if you will just see that there may also be an increase in income inequality across states. For यहाँ से फिर क्या होगा कि अगर बिहार के लोग या यूपी के लोग दे कैनॉट मूव टू डेवलप स्टेट्स एंड वर्क ओवर देयर, सो देयर विल बी इनकम इनइक्वालिटी. कि हरियाणा के जो लोग हैं वो ज़्यादा इनकम कर रहे हैं और जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जो लोग हैं वो उनकी इनकम काफ़ी कम है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट टुमारो अगेन with the Daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.